नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। हमारे साथ अभिषेक दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में डिम्पी भी जुड़ेंगे और अगले 1.5 घंटे में हम आपको बताएंगे कहां पर एक्शन दिखा है, आखिरी घंटे की रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लेकर आएंगे। सबसे पहले 2:05 पर हम वायदा बाजार का मार्केट चेक करेंगे। उसके बाद 2:10 पर हमारे मेहमानों से क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे। 2:30 पर हमारा खास सेगमेंट निकुंज की नजर, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियंस, मार्केट्स एट 3 हमारा खास सेगमेंट जहां पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में खबरों के दम पर एक्शन दिखा है उस पर नजर डालेंगे। 3:10 पर हमारे मेहमानों से फिर एक बार बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेंगे और शो के आखिर में 3:20 पर कल कौन से बड़े क्यूज और ट्रिगर्स होंगे उस पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बाजार की 5 बातें, बड़ी बातें, उस पर नजर डालते हैं जिस पर बाजार की चाल आज निर्भर रही है। और लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार तेजी के साथ कारोबार करते हुए निफ्टी 23,200 के पास कारोबार करता हुआ 280 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी पर दिखी है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 400 अंक चढ़ता हुआ 50,100 के पार निफ्टी बैंक निकला। दिग्गज शहरों में जोश, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे कई स्टॉक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1270 के पार निकलता हुआ। आईटी शेयरों में फिर एक बार तेजी। ओवरनाइट काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई अमेरिकन एनवायरनमेंट, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, जिसके चलते आईटी शेयरों में तेजी दिखी है। एचसीएल टेक, टीसीएस 2% चढ़े और रफ्तार में ऑटो शेयर आज दिख रहे हैं। बजाज ऑटो 3% की तेजी के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। बजाज ऑटो ही नहीं, कई सारे और ऑटो स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। दिन की ऊंचाई पर निफ्टी अभी कारोबार करता हुआ 280 अंकों की तेजी के साथ 23,200 के पास। सुबह जब हमने शो किया था ऐसा लग रहा था कि 23,000 पार करते हुए नजर आएंगे और हालांकि वाकई में 23,200 के आसपास निफ्टी अभी कारोबार करता हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा है और इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार है। भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसे कई सारे स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। लेकिन कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी एक्शन है। क्या खबरें हैं वहां पर और कौन से वो टॉप बजर्स हैं? अभिषेक, गुड आफ्टरनून, बताएं। आशीषा, गुड आफ्टरनून। बहुत ही बढ़िया तेजी, अच्छा माहौल, बढ़िया सेंटिमेंट। ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाजार में जो मंदी का माहौल जो चल रहा था उससे काफी हद तक उबर गए हैं। हालांकि देखिए अभी भी जो रिकॉर्ड हाई से दूरी है करीब 13% के आसपास की है, लेकिन पिछले 4 सत्र की जो मजबूती है बाजार में वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी है। निफ्टी 23,200 पर आ गया है। 22,700 800 के जो रेजिस्टेंस थे उसको पार किया, उसके बाद अपनी तेजी को बढ़ाए रखा। आज भी आप देखिए दिन के दौरान ऐसा कभी थकान वाला माहौल नहीं लगा, कोई प्रॉफिट टेकिंग के मूड में है नहीं। चौतरफा बाइंग हो रही है, जितने के जितने सेक्टर इंडेक्स से हर तरफ तेजी हमें देखने को मिल रही है। और आईटी जो थोड़े से लगाड़ थे आज वहां पर भी बाइंग लौट आई है। हालांकि आईटी में सलाह यही होगी कि अभी भी आपको बहुत कॉशियस स्टांस रख के ही कोई बाइंग करनी है। बहुत ज्यादा बुलिश अचानक से नहीं होना। काफी ज्यादा पिटे थे ये शेयर। आईटी इंडेक्स की बात करें तो अपने हाई से करीब 22% आसपास करेक्ट हो गया था, बेयर मार्केट में चला गया था। वहां से थोड़ी सी बाइंग हो रही है। आज के अगर हम बजर की बात करें आशीषा, तो कई सारे शेयर हैं जहां पर तेज हम उठापटक देख रहे हैं। एक तो अडानी ग्रुप की एंट्री हुई है वायर एंड केबल सेक्टर में। एक करार किया इन्होंने, जॉइंट वेंचर किया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब में तेज गिरावट हो रही है। केईआई इंडस्ट्रीज करीब 14% गिरावट का शिकार हो गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर कल हमने बड़ी तेजी देखी थी और डिफेंस वाले शेयरों में पिछले महीने भर में 10 से लेकर 30% के आसपास तक की तेजी हो चुकी है। गार्डन रीच ने नागालैंड में ब्रिज बनाने के लिए करार किया और आज भी हम शेयर में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की अच्छी तेजी है। ओला इलेक्ट्रिक लगातार मुश्किलों में है। बीच में इक्का दुक्का ऐसे सत्र होते हैं जब शेयर में तेजी आती है, लेकिन वो तेजी फिर फिजल आउट होती है। दरअसल सेल्स रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठे हैं ओला के और फिर से हम देख रहे हैं कि 50-52 रुपए के आसपास के भाव हैं ओला के।
इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की, IIFL की, जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट आई है इंटरग्लोब एविएशन को लेकर और इंटरग्लोब ने आज 5,190 रुपए का हाई बनाया है। लगातार अच्छी तेजी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में हो रही है और दिन के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का आंकड़ा भी टच किया है इंटरग्लोब ने। भारत फोर्ज एक और डिफेंस शेयर है जो आज फोकस में है, जहां पर हम बाइंग देख रहे हैं। दरअसल 7,000 करोड़ रुपए की डील की एक मंजूरी मिली है और उसका बेनिफिशियरी ये कंपनी है। 5% के आसपास की शानदार तेजी। तो आज के सत्र में जो एक्टिव जो थीम्स हैं, इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर तेज बाइंग या फिर कहां पर तेज सेलिंग हो रही है। बिल्कुल, तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर काफ़ी एक्शन दिखा है, डिफेंस शेयरों में काफ़ी कुछ पिछले कुछ दिनों में दिखा है। याद रखें, जर्मनी ने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया है, जिसके चलते इंडियन डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक जैसे कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा बाजार की बात करें तो चौथे दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी है। बिल्कुल अशेषा, चौथे दिन निफ्टी में और 5वें दिन निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक ने 50,000 का क्रूशियल आंकड़ा पार किया है और 48,000 से जो 50,000 की जो जर्नी रही है वो मतलब ऐसा लगता है कि फटाफट तेज कदमों से निफ्टी बैंक ने पूरा किया है। आज सुबह के अगर आप सत्र को अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक, लेकिन अच्छे से कैचअप किया है और अब ये करीब 400 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 50,000 के ऊपर का आंकड़ा हम देख रहे हैं और अब तमाम ऐसे बैंक से हम कह तो रहे थे कि नहीं वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक हो गए हैं, कोई टेंशन ऐसी है नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला सेक्टर होगा और अब निफ्टी बैंक में वो चीज दिख भी रही है। अगर आप रिकॉर्ड हाई से निफ्टी बैंक को और निफ्टी को तुलना करेंगे तो निफ्टी अभी भी करीब 13% नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक में जो रिकॉर्ड हाई से जो दूरी है वो है रफली अराउंड 9% के आसपास की। तो एक बढ़िया सत्र बीत रहा है। निफ्टी में आप देखेंगे तमाम सेक्टर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंजम्पशन वाला खेमा आज एक्टिव हो गया है। ऑटो शेयरों में स्पेशली हमने टू व्हीलर्स को काफी ज्यादा गिरावट का शिकार होते हुए देखा था। ऊपरी स्तर से 40-40% ये शेयर टूट गए थे, वहां पर बाइंग आ रही है और ये आंकड़ा आप देखिए 13 फरवरी के बाद निफ्टी पहली बार 23,200 के आंकड़े के पार निकला है। देखिए, भारत के मैक्रोज को लेकर कोई दिक्कत दिख नहीं रही है और इसी पे शायद एफआईएस की नजर होगी। एफआईएस की तरफ से कल भी सेल का फिगर जरूर आए हैं, लेकिन जो लॉन्ग होल्डिंग थी कहां वो 15-16% के आसपास पहुंच गई थी, वो बढ़ के अब 27-28% के आसपास हो गई है। तो एफआईएस का कॉन्फिडेंस लौट रहा है, सिर्फ कैश मार्केट नहीं है। आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि नहीं एफआईएस की धीरे धीरे बाइंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छे से हुई है। एक डेटा भी निकल के आया था कि जो वायदा के जो 220 शेयर हैं उनमें से 101 शेयरों में एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो जो शॉर्ट की पोजीशन है वो धीरे धीरे कट रही हैं और हो सकता है कि जैसे हम मंथली एक्सपायरी के आसपास जाएंगे बाजार में और तेजी यहां से होगी। अगर हम ट्रिगर्स की बात करें शेषा, तो आप देखिए टैरिफ को लेकर टेंशन घटी है। जो जेरोम पॉवेल जो कि फेड के चेयरमैन है, उनकी तरफ से जो कमेंट्री आई है वो ठीक ठाक रही है। मतलब महंगाई को लेकर या ग्रोथ को लेकर ऐसी ज्यादा चिंता उन्होंने जाहिर नहीं की है। थोड़ा सा ग्रोथ के अनुमान को कट जरूर किया है। पहले जो फोरकास्ट था वो था 2.1% का, उसको घटा के कर दिया है 1.7% का। यह भी कहा है कि महंगाई में उछाल ये टैरिफ के चलते थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन ये मोमेंट्री होगा, ज्यादा टिकाऊ ये होगा नहीं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एफआईएस की भागीदारी बढ़ रही है। भारत के आर्थिक आंकड़े अगर आप महंगाई की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, ये सारे आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। क्रूड में हम स्थिरता देख रहे हैं, $70 के आसपास के भाव हैं, वो भी भारत के पक्ष में है क्योंकि भारत क्रूड का बड़ा इंपोर्टर है और हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो रुपए को भी सपोर्ट देने वाली चीज क्रूड से हो रही है। रुपया 2 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास है, तो जो एक टेंशन बढ़ी थी रुपए की वीकनेस को लेकर वो भी दूर हो रही है और रूस और यूक्रेन के बीच में सुलह के आसार बढ़ गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, अब 23,200 पर आ गए हैं और हम कल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि 23,200 अगर हम पार करते हैं तो फिर हम 23,500-700 के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये भी समझने वाली चीज होगी। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में रणनीति होनी क्या चाहिए। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख जुड़ गई हैं। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीन न्यूज़ स्वदेश पर। वैशाली जी, मतलब कहाँ हम 22,200 की चर्चा कर रहे थे और अब हम 23,200 पर आकर खड़े हो गए हैं। 23,200, आप जरा निफ्टी पर एक व्यू दीजिए कि आप यहां से क्या टारगेट देख रही हैं और अगर कोई नए ट्रेडर बाजार में अगर उतरना चाह रहे हैं उनके लिए सलाह क्या होगी आपकी तरफ से?
वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो एक्चुअली यस, मार्केट ने एक अच्छा सा बाउंस दिया है और लगातार 3-4 दिन से हम एक अपवर्ड मूव देख रहे हैं। सो मेरे हिसाब से टेक्निकल रेजिस्टेंस आ रहा है 23,300 के पास। सो एक बार यहाँ पे थोड़ा कल हम देखेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट इफ वी कंटिन्यू 23,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,500, 23,700। और आप देख ही रहे हैं दैट बैंक निफ्टी ऑल्सो बहुत ही साथ दे रहा है और साथ साथ बाकी सब सेक्टर्स भी। सो आई थिंक ओवरऑल एक पार्टिसिपेशन है, तो अभी भी व्यू पॉजिटिव है, बट आई मेंटेन 23,300 इज अ लेवल टू वॉच। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। 1%, 1.25% की तेजी आज दोनों के दोनों इंडेक्स में हमें देखने को मिल रही है। अब एक काम करते हैं, ये समझते हैं कि आपको क्लोजिंग के लिए ट्रेड्स के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। वैशाली जी, स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? क्योंकि आज तो कोई सेक्टर ऐसा दिख नहीं रहा जहां पर कोई थकान के संकेत हो। वायर और केबल छोड़ दें तो एक तो एफएमसीजी में आज से पार्टिसिपेशन हुआ है और ये स्टॉक में काफी अपसाइड पोटेंशियल है। तो हम शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 22,440 लेवल्स पे चल रहा है। सो 2150 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 2400। और दूसरा है ओवरऑल आप देख रहे हैं दैट रिलायंस, ओएनजीसी सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है। अभी मैं गेल का चार्ट में देख रही हूँ और मुझे लग रहा है दैट यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए। सो 164 के स्टॉप लॉस के साथ 173, 175 के टारगेट के लिए। गेल पर खरीदारी की राय, 174 के टारगेट के साथ 164 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और गेल इंडिया के अलावा एफएमसीजी सेक्टर से HUL इस स्टॉक पर भी वैशाली ने खरीदारी की राय दी है। 2150 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट यहां पर दिया है। लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं। यहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। भारत फोर्ज 5% से ज्यादा की तेजी यहां पर। इसके अलावा बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे सभी स्टॉक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। वैशाली, क्या राय होगी इन ऑटो स्टॉक्स पर? क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा अगले कुछ दिनों तक, आउट परफॉर्मेंस का ट्रेंड? इस तरह से मारुति, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर्स, इस सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है और दे आर शोइंग साइंस ऑफ काफी ओवरसोल्ड में है। तो मुझे लग रहा है इसमें और भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए और थोड़ा पार्टिसिपेशन इन स्टॉक्स में नजर आ सकता है, ये व्यू ऑटो सेक्टर पर। लेकिन इस बीच एनसीसी स्टॉक पर नजर डालेंगे। 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार और कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट से। तो ऑर्डर इन्फ्लोज दिन की ऊंचाई से स्टॉक गिर चुका है, लेकिन फिर भी 2.5% ऊपर करीब 2200 करोड़ के नए ऑर्डर इन्फ्लोज मिले हैं आंध्र प्रदेश सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट से। वैशाली, क्या राय होगी एनसीसी स्टॉक पर? ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है नियरली 310, 320 लेवल्स के साथ, और अब हम देख रहे हैं 190 से ये टेक ऑफ हो रहा है। सो आई थिंक इवन टेक्निकली हम देखेंगे तो एक अटेम्प्ट हो रहा है हायर बॉटम फॉर्मेशन का। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को ध्यान दिया जाए। 205, 210 का एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अ रेजिस्टेंस बैंड। एक बार उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 230, तो ये नजरिया एनसीसी पर ऑर्डर इन्फ्लोज के दम पर स्टॉक में आज एक्शन दिखा है। 23,200 के पास करीब 250 अंकों की तेजी है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। ओशो, बताइए कहां पर आप बुलिश हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल देखिए, मार्केट में सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है कि हर एक काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आया हुआ है। बट यहाँ पे हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट काउंटर्स पे मेरा अभी फोकस है। सबसे पहला फार्मा पैक में से लुपिन में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मुझे लगता है लुपिन में आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन हायर एंड पे देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर। सो लुपिन पे बाई की राय बन रही है। करंट लेवल्स पे 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट टर्म के लिए 2150 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट।
डीमार्ट से लिस्टेड है कंपनी, सो डीमार्ट में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहा है। अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है काउंटर एंड एक अच्छा ट्रेंड इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। सो डीमार्ट को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। 3780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 4050 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनके लिए 2150 रुपए का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 2050 का। और दूसरा शेयर आपने ओशो डीमार्ट बताया, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर देंगे क्या? डीमार्ट का स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेड रहेगा 3780 का एंड टारगेट 4050। ठीक है, 4050 रुपए का टारगेट और 3780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बढ़िया, ये दो शेयर हो गए। एक फंडामेंटल एक्सपर्ट को भी शो में शामिल करते हैं, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। देखिए, सब लोग तेजी से आते हैं और बाजार का जब ऐसा टेक्सचर हो ना, तो ऐसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहता है और मन भी थोड़ा बढ़िया रहता है। जरा टाइटन पर व्यू दीजिए। 4% की तेजी टाइटन में आज हो रही है और पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से माहौल बढ़िया लग रहा है टाइटन का। लेकिन एक चीज है कि सोना तो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, तो ये चीज समझने से थोड़ी परे है कि जो कंपनी सोना खरीदती है वो भी चल रही है। तो अभिषेक, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। आपने जो कहा एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे ध्यान पड़ा कि आप टाइटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एकदम आवाज टूट टूट के आ रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि जो सोने में बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, एक उसका छोटा सा फैक्टर गिनूंगा मैं, लेकिन जो ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी है वो वापस आते हुए दिख रही है और उसके कारण टाइटन में एक थोड़ी सी तेजी लग रही है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये जो कल 2-3 दिन में सोना चढ़ा है उसका एक बार का इफेक्ट हो सकता है और ओवरऑल बाजार में रिकवरी के कारण टाइटन के स्टॉक में भी आपको ये रिकवरी देखने को मिल रही है। और लेकिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ से नहीं रहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि ठीक है, सेफ्टी हो गई ज्यादातर कंपनीज की। इसका जब सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज है उनको, क्योंकि जो वो लोग मार्जिन पे पैसा देते हैं और सिक्योरिटी वैल्यू, अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटी वैल्यू बढ़ गया है तो उनकी सेफ्टी ज्यादा बढ़ गई है, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन टाइटन तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी है, गोल्ड का इससे मैं डायरेक्टली लिंक नहीं करना चाहूंगा। तो ये नज़रिया टाइटन पर। सोने में हाल फिलहाल में अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल एक है वेल्सपिन कॉर्प। 8% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर 877 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ वेल्सपिन कॉर्प। और इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पर भी 8% से ज्यादा का उछाल आज के सत्र में दिखा है। ओशो, क्या राय होगी आपकी केईसी इंटरनेशनल स्टॉक पर? 828 के आसपास स्टॉक, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? दोनों ही काउंटर में देखें तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो पिछले 4 दिनों से थोड़ा सा रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा था, बट वॉल्यूम काफी स्ट्रांग होते जा रहा था। आज काफी स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे वॉल्यूम के साथ एक स्पर्ट आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटिमेंट टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएट जो इसका पहला स्विंग हाई था वो भी नियर अबाउट 850 का है एंड आज का हाई भी अप्रोक्सीमेटली 850 को टेस्ट करते हुए दिखाई दिया है। सो 850 इमीडिएट टर्म्स पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल सकता है एंड इस वीक ऑलरेडी 23% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। सो थोड़ा अगर कूल डाउन होता है तो काउंटर में एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। नियर टर्म्स में 800 का सपोर्ट है एंड 850 का रेजिस्टेंस। 850 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो और 50 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ पर, और अगर 850 क्रॉस होता है तो और 50 अंकों की तेजी यहाँ पर दिखेगी। ये नजरिया केईसी इंटरनेशनल पर आता हुआ स्टॉक 8% आज उछल चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बिग एक्शन स्टॉक्स। कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत हम जीआरएससी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक करीबन 5% चढ़ता हुआ नजर आया है। दरअसल कंपनी ने एमओयू साइन किया पीडब्ल्यूडी से और यहाँ पे कंपनी जो है एक डबल इन ब्रिज बनाने वाली है। इसके चलते इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इसका जो रिएक्शन है, अगर चार्ट भी देखे जाए
तो स्टॉक ने इस साल के हाई पर टच कर दिया है। साथ ही साथ काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस ले रहा था 1640 पे, वहाँ से भी ब्रेकआउट देके अच्छे पॉजिटिविटी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है भारत फौज का। इस स्टॉक में भी लगभग 5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोर्सेज के हिसाब से हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट आई है कि CCSC ने कुछ 7,000 करोड़ की डील साइन कर दी है डिफेंस को लेकर, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है भारत फौज वो लगभग 60% ऑफ गन मैन्युफैक्चर करने वाली है। ये खबर आ रही है रिपोर्ट के हिसाब से। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले 4 सेशन से ही हमें एडवांस होता हुआ नजर आ रहा है। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखें तो वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्यूचर्स में भी इसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। स्टॉक करीबन 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल कंपनी ने आज एक वायु नाम का एक सोल्यूशन लॉन्च किया है जो कि एंटरप्राइजेस के लिए है। तो ये B2B सोल्यूशन रहेगा जो कि कंपनी के जो डिजिटल क्लाउड सर्विसेज है उसे और इम्प्रूव करने, एफिशिएंसी इम्प्रूव करने और उसका कॉस्ट घटाने के काम आ सकता है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। अगर इस महीने के निचले स्तर से देखें तो ये स्टॉक करीबन 25% ऑलरेडी भाग चुका है। अगला स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है NCC का। कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है, वाटर सप्लाई, सीवेज, डक्ट और पावर जैसे कुछ चीज़ें हैं, इनके लिए इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो लगभग 2129 करोड़ का है। इसके चलते स्टॉक में वैसे तो सिर्फ 2.5% की तेज़ी दिख रही है, लेकिन इसे ही अगर स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 20% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है आज के सत्र में। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून और अच्छा दिन है भारतीय बाजारों के लिए। चौथे दिन लगातार तेजी, लेकिन वैसे में आखिरी घंटे की रणनीति आपकी क्या होगी और कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि अच्छे मुनाफे के मौके बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्टली हमने जिस हिसाब से निफ्टी में रैली देखी है 22,300 से लेके 23,200 तक, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट हमने देखा है अपसाइड के लिए। अब कहीं ना कहीं 23,200 300 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट्स के लिए। हाउएवर अंडरटोन काफी बुलिश है मार्केट का। हमने देखा है कि जो पार्टिसिपेशन रिलायंस ने अभी देना स्टार्ट किया है, प्लस हमने देखा है कि IT एज अ पैक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, कहीं ना कहीं वहां पे भी एक एटलीस्ट बॉटम आउट के साइंस दिखा रहे हैं। सो वो ये सब हेल्प करेगा मार्केट को शायद और हायर लेवल्स पे जाने के लिए। तो फिलहाल करंट लेवल पे मुझे लगता है कि कल का एक ट्रेडिंग सेशन रहेगा वीक के लिए, वो भी अच्छा जाना चाहिए। एंड आई थिंक कल का एक ट्रेडिंग सेशन रहेगा जहाँ पे आप थोड़े प्रॉफिट बुक्स करने के लिए भी देख सकते हो। तो जो हायर एंड पे हम टारगेट देख रहे हैं, जो निफ्टी का 100 डेज मूविंग एवरेज है, वो है 23,532। तो 23,500 आप ले लीजिए, तो 400-500 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट पैसे घर लेके जाने के लिए। निफ्टी ओवरऑल अंडरटोन अभी जो करेक्शन आएगा वो शायद निफ्टी को वापस 23,000 22,800 तक वापस लेके आ सकता है और वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस मार्केट्स के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है। बैंक निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रेंथ बता रहा है। यहाँ पे 50,500 600 तक के लेवल है जो उसका प्रीवियस स्विंग आए है वो टेस्ट करने आएगा। तो मुझे लग रहा है 50,600 700 तक यहाँ ये लेवल से भी 400-500 पॉइंट की तेजी और भी बाकी है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश रहेगा। अगर डिप्स मिले तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन गया वो है 49,700 का। तो ये स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। 50,500 50,700 ये दो टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ढाई बज चुके हैं और हमारे खास सेगमेंट का समय हो चुका है निकुंज की नज़र। और यहाँ पर स्टूडियो में अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और काफ़ी अच्छी रिकवरी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। इनफैक्ट इंडेक्स लेवल पर ही देखें तो
हम 22,200 के लेवल्स की बात कर रहे थे मार्च के फर्स्ट वीक में, और तब से काफ़ी अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट इस हफ्ते ही 4 दिनों में शानदार तेज़ी दिखी है। क्या ये सस्टेनेबल रहेगी? क्या ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं? डोमेस्टिक मैक्रोस तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर क्या व्यू बनेगा? देखिए आशीषा, हमें हाइंडसाइट में ही पता लगेगा कि मार्केट का बॉटम क्या था। जब मार्केट कोविड में गिर रहा था तो हमें पता नहीं था कितना ज़्यादा गिरेगा। वो हाइंडसाइट में हमें पता लगा कि सब 10,000 निफ्टी में ने जाकर के बॉटम बनाया था। तो आज हमें लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुके हैं। अगर मार्केट दोबारा गिरेंगे तो हम इसको डेड कैट बाउंस बोलेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यह मार्केट इस समय बॉटम आउट कर चुका है, और कई दिनों से शायद मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस समय ग्लास हाफ फुल रखने की अप्रोच होनी चाहिए। ग्लास हाफ फुल, इसका मतलब होता है कि भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए, मगर कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट। यानी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में इस समय फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। एक समय आता है जब आपको विकेट बचानी चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको बैक फुट पर रहना चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको बॉल को छोड़ देना चाहिए। अभी समय आपको फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। मार्केट की जो कंसर्न्स थी, क्या वह धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं? कुछ कंसर्न्स तो धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी डॉलर। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी यूएस के अंदर जो पैसा जा रहा था। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी टैरिफ। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी अर्निंग्स। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी रिच वैल्यूएशंस और लार्ज पार्टिसिपेशन। तो मुझे लगता है कि वह चीज़ें इस समय धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं। हम दो चीज़ों को इस समय अभिषेक नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इनकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, मगर मेरा मानना है आने वाले समय में सब इसकी बात करेंगे। हम रोज़ अभिषेक एफआई फ्लोज की बात करते हैं। एफआई ने क्या करा, क्या खाया, क्या बेचा, क्या पिया, मगर मेरे हिसाब से अभिषेक हमें नज़र रखनी चाहिए कि आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है और प्रमोटर की ब्लॉक डील्स क्या हो रही है। क्योंकि अभिषेक ये दो चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से हमने देखा था मार्केट में लिक्विडिटी आउट हो रही थी। एफआई जो डेली नंबर है, आईपीओ जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और तीसरी प्रमोटर सेलिंग। इस मार्केट में 3 फैक्टर्स वर इफेक्टिंग द लिक्विडिटी। 1, like I said, IPO. I'm repeating myself. Second was IPOs and third was promoter. पहला फैक्टर धीमा हो चुका है एफआई सेलिंग, मगर बाकी के जो 2 बड़े फैक्टर्स हैं आईपीओस और प्रमोटर ब्लॉक डील्स इस समय नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह से भी इस मार्केट के अंदर हम तेजी का माहौल देख रहे हैं। निकुंज सर, जब बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई तो 3-4 सेक्टर ऐसे थे जहां पर हमने काफी तेज प्रॉफिट टेकिंग देखी। उसमें से डिफेंस वाले शेयर थे, पीएसयू थे, पावर थे, रेलवे थे, और अब फिर से हम देख रहे हैं कि इन शेयरों में रौनक लौट रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस तेजी को, और आपको फिलहाल कौन सा सेक्टर ठीक लग रहा है? बेशक देखिए, मार्केट के अंदर जब भारी गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर हमेशा लीडरशिप बदल जाती है। हम मार्केट में बोलते हैं कि कोर्सेज रिमेन द सेम, हॉर्सेज दे चेंज। कोर्सेज क्या होते हैं जी? मार्केट का रुख। हॉर्सेज क्या होते हैं? लीडरशिप स्टॉक्स। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, इस पूरे गिरावट के अंदर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप बात करें डिजिटल स्टॉक, सिलेक्टिवली डिजिटल स्टॉक्स इस समय ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ 52 वीक हाई अगर आप देखें तो कुछ नए शेयर इस समय 52 वीक हाई बना रहे हैं, जो कि पिछले साल एकदम तेज़ी में नहीं थे। उसी प्रकार से आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स, भले डिफेंस हो, रेलवेज हो या फिर कुछ और पीएसयू स्टॉक्स हो, वो 52 वीक के आसपास भी नहीं है। तो उनके अंदर लीडरशिप नहीं है। तो मुझे लगता है इस मार्केट के अंदर लीडरशिप इस समय चेंज हो रही है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं अपने डार्क हॉर्सेस आपको बता देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। बाउंस के लिए पावर स्टॉक्स पे नज़र रखें। पावर स्टॉक्स पे इसलिए नज़र रखें बिकॉज मार्च का जो बिजली का आंकड़ा आया था, अभी जो मार्च में रिलीज़ हुआ था, फरवरी का जो आंकड़ा आया था, उसमें 6.5% की वृद्धि है। 6.5% पावर डिमांड में अपटेक हमने देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा अपटेक है। दूसरा, गर्मी इस समय आ रही है, और हम हमेशा जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो एयर कंडीशनिंग और कूलिंग डिमांड बढ़ती है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि मर्चेंट पावर डोमिनेटेड कंपनीज़ में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा, मुझे लगता है कि इस समय एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा थीम है, उस बड़े थीम में जोर से नज़र रखनी चाहिए। फिर मुझे लगता है हॉस्पिटल स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। इसलिए नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वह काफ़ी कंसोलिडेट हो चुके हैं, उस सेक्टर के अंदर काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे शायद व्यूअर कनेक्ट कर सकेंगे। पहले आप लोकल दवाखाने में जाते थे, फिर जब आपकी इनकम बढ़ी तो आप लोकल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाने लगे, फिर आप शहर आने लगे, फिर आप एक बढ़िया
प्राइवेट हॉस्पिटल जाने लगे और अब एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाते हैं। किसी को अगर बड़ा रोग कुछ होता है, बड़ी बीमारी होती है, खास करके ऑन्कोलॉजी या फिर नी ऑपरेशन या फिर हार्ट ऑपरेशन, तो आप एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पे जाते हैं। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो हॉस्पिटल के अंदर है, उसके अंदर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस समय अपटिक देखने को मिल सकता है। एक तो सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है, दूसरा पी प्लेयर्स आ चुके हैं, और तीसरा पर कैपिटा का इनका जो इफेक्ट आएगा मुझे लगता है हॉस्पिटल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया हॉस्पिटैलिटी और इसके अलावा पावर सेक्टर को लेकर। लेकिन निकुंज सर, मैं आपसे डिफेंस सेक्टर पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। जर्मनी ने बिलियंस ऑफ यूरोस स्पेंड करेंगे डिफेंस पर, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। लेकिन एग्जीक्यूशन इस सेक्टर में फिर भी काफ़ी वीक रहा है। ऑर्डर इनफ्लोज तो अच्छे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है। क्या राय होगी इस सेक्टर पर, स्पेशली वैल्यूएशंस को लेकर, और क्या हाल फिलहाल की तेज़ी पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जर्मनी अगर एक डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा तो कौन सी इंडियन कंपनीज है जिनको उससे बेनिफिट होने वाला है। एक साइड हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया में जब डिफेंस स्पेंडिंग को आत्मनिर्भर तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, तो जर्मनी भी वैसा ही सोचेगा। एंड जर्मनी में या फिर यूरोप के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं डिफेंस को लेकर के, वहाँ पे एयरबस है, वहाँ पे सैब है, वह काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनफैक्ट दे हैव सच हाई सुपीरियर एज कि हिंदुस्तानी कंपनियां वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाई हैं। अभी भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन global companies to perhaps help us. For example, aircrafts, for example, space technology, for example, in areas of shipping, for example, in area of missiles, जहाँ पर हिंदुस्तान अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो ये सोच कर कि भाई जर्मनी स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है, उसका सीधा का सीधा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि आप एक इतना ईजी उसको सोच सकते हैं। मगर एक आपने अच्छी बात छेड़ी, डिफेंस पे नज़र रखनी चाहिए। तो इंडिया की स्पेशलाइजेशन कहाँ पर है, और मैं समझाना चाहूँगा, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है वो मास में नहीं है, वह क्लास में है। तो हम प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अंदर बड़े अच्छे हैं, हम फोकस इंजीनियरिंग जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड काम कर सकते हैं उसके अंदर हम बड़े अच्छे हैं। तो वी आर नॉट द चीपेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, but we are one of the cheapest country when it comes to manufacturing of precision engineering, manufacturing, pharma, biosimilars और even defense। तो precision engineering की जो defense की space है, मुझे लगता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है निकुंज सर, जब से आपने इस क्लोजिंग शो में आने लगे हैं, आपने नया ये अवतार लिया क्लोजिंग में आके बात रखने का, तब से आपको देखा पता है मार्केट ठीक हो गया है। अब आप रहिएगा क्लोजिंग शो के अंदर, ताकि हम आपसे इस तरह से पूछते रहें और मार्केट भगवान की कृपा से ऐसे ही चलती रहे। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम करीब 2000 पॉइंट रिकवर करके आ चुके हैं। 48,000 वाली बैंक निफ्टी 50,000 हो चुकी है, और 22,000 वाली निफ्टी 23,000 के भी ऊपर आ चुकी है। तो जिन्होंने फेज देख लिया या नीचे के रेट पे पैसा लगाया हुआ था, उनको क्या करना है? लंबी रेस के लिए टिकना है, होली का खरीदा हुआ माल दिवाली पे काटें या फिर अभी काट दें? टिम्पी, अगर मेरे आने से मार्केट ऊपर चले जाए तो मैं सुबह के शो में आना चालू कर दूंगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम। हो सकता है इससे ज्यादा तेजी से चलने लग जाए मार्केट, कुछ काम कर चालू बड़ी कर बात नहीं है। ना सर, इतना भी तेज मत कर दीजिएगा, फिर अति हो जाएगी, फिर फोमो आ जाएगा, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। तो मार्केट में डिम्पी भैया अभी फोमो ही हो रहा है लोगों को। 2000 पॉइंट निफ्टी भाग गया है, और मार्केट जब ऊपर भागा है सबने बोला ये क्या हो गया। देखिए, मार्केट के अंदर हम हमेशा देखते हैं दैट मार्केट्स, देखिए मार्केट के अंदर 3 चीज़ें हो गई थी। अगर मैं फरवरी एंड की बात करूं, एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड ओवर ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीम पेसिमिज्म इन इंडिया एंड ओवर ऑप्टिमिज्म इन अमेरिका। तो दोनों जगह मामला गड़बड़ था। इंडिया में सेलिंग एक्सेस हो चुकी थी, और अमेरिका के अंदर जो बाइंग थी वह एक्सेस हो चुकी थी। शायद इस डेटा की हम बात कर चुके हैं डिम्पी, पर मैं दोबारा बताऊंगा कि जनवरी के पीक में 70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप वाज इन अमेरिका, 60% ऑफ द टोटल डेट इन द वर्ल्ड वाज इन ऑन अमेरिका, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास था, एंड हाउस होल्ड डेट इंक्लूडेड, एंड दे रिप्रेजेंट ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो सोचिए 5% की आबादी दुनिया की, और उसके अंदर 60% डेट था और 70% मार्केट कैप थी। तो वह जो ये वन साइडेड ट्रेड था वो बबल फूट चुका है। उसकी वजह से पैसा चाइना, इंडिया और यूरोप में जा रहा है।
यूरोप इस समय एक रिबाउंड ट्रेड है जिसके अंदर बड़ी तेजी नहीं आ सकती है बिकॉज वहाँ पे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। चाइना इस समय टैक्टिकल ट्रेड है बिकॉज 2-3 साल 10 साल से कहीं नहीं गया, सस्ता है, चाइनीज़ इकोनॉमी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और इंडिया कंपाउंडिंग ट्रेड है। अब आपने बात करी लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको उसी तरह से समझना पड़ेगा जैसा मैंने बताया कि आपने जो पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप एक रिबाउंड ट्रेड के लिए आपने पोर्टफोलियो लिया है तो रिबाउंड ट्रेड एंडलेस ट्रेड नहीं है। 2-3-4% पे मार्केट में रेजिस्टेंस आ जाएगा बिकॉज मार्केट इस समय आप एक कंपाउंडिंग मार्केट के अंदर हैं डिम्पी, जहां पर आपकी पोर्टफोलियो कंपाउंड करेगी इन लाइन विथ अर्निंग्स। आप एक वी शेप रैली में इस समय नहीं है बिकॉज वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं हैं और कोई नए बड़े सेक्टर इस समय क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपकी रिबाउंड ट्रेड 2-3-4% और ऊपर चलेगी। अगर आप एक टैक्टिकल ट्रेड में है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे शेयरों में जाना चाहिए जहां पर सेकेंड हाफ विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। तो जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, कुछ सरकारी कंपनियां हो गई, कुछ मेटल स्टॉक्स हो गए, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, जो कि सेकेंड हाफ बेटर रहेगा और टैक्टिकल ट्रेड्स हैं। फिर है स्ट्रक्चरल। अगर आपने स्ट्रक्चरल SIP कुछ रखी हुई है, अगर आपने कुछ ऐसी कंपनियों में निवेश करा है जहाँ आप 3-4-5 साल का व्यू ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस होली से दिवाली की ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, आपको इस होली से अगले दशक तक की ट्रेड में जाना चाहिए। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका टाइम फ्रेम और आपकी क्लासिफिकेशन क्या है इस समय। नहीं, पॉइंट टेकन है सर। सारे फैक्चुअल डाटा के साथ आपने सारे पॉइंट्स बताए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फिर से टाइम निकालने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। खैर, मार्केट्स बीच अगर आप देख रहे हैं तो फिर से एक बढ़िया मूड में है। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी और करीब 300 पॉइंट निफ्टी। 23,200 आज में लग गया। 50,200 करीब आज में लग गया। आज सुबह ही आशीष आपको याद होगा 23,200 के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, अभिषेक को भी याद होगा। आज हमने सुबह भी ये बात रखी कि एक बार 23,000 दिखा दो, 23,200 के रास्ते बाजार अपने आप खोल देगा और बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फॉर्मूला तो काम कर ही रहा है। ट्रिपल सेंचुरी निफ्टी की और निफ्टी बैंक की हम देख रहे हैं कि 400 अंकों से ज्यादा का उछाल, 50,100 के ऊपर। तो चौतरफा तेजी आज बाजार में हम देख रहे हैं और निफ्टी में सिर्फ 4 ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी। और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो है इंडसइंड बैंक में। कितनी कमजोरी है? 1.5% के आसपास की। देखिए, इंडसइंड बैंक की ना अपनी दिक्कतें चल रही हैं। RBI की तरफ से उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर सफाई जरूर आई है, लेकिन बाजार अभी उतना भरोसा कर नहीं पा रहा है। बाकी ऐसे बाजार में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और आज हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। आप F&O में देखेंगे तो आप जो ज्यादा बेहतर दिखेगा, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी सी ना चर्निंग हो रही है। वो पैसा मिड कैप स्मॉल कैप से निकल के उस तक थोड़ा बढ़िया जो स्टॉक्स है ना वहां पर जा रहे होंगे। आज आप देखेंगे कंजम्पशन वाले शेयरों में आप FMCG, ज्वेलरी, ऑटो, ये तमाम सेक्टर चल रहे हैं और IT ने भी बाजार को सपोर्ट देने का काम किया है। लेकिन वायदा का टॉप गेनर आज है भारत फोर्ज का शेयर, करीब 5.25% के आसपास की तेजी है। दरअसल डिफेंस को लेकर बैक टू बैक अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो कैपेक्स के फ्रंट पर जो चीजें हो रही हैं वो, लेकिन सरकार ने भी एक और बूस्टर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने 7,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदारी को मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है डिफेंस को लेकर? डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक प्रपोजल को मंजूरी दी है, जिसके हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर किए जाएंगे। इस प्रस्ताव के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए की जो डील है उसको मंजूर किया गया है, जिसके जरिए इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के मकसद से एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम्स प्रोक्योर किए जाएंगे। प्रस्ताव के हिसाब से भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी जो कंपनियां हैं वो एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिसमें 60% मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज को करना है और रिमेनिंग 40% मैन्युफैक्चरिंग टाटा एडवांस सिस्टम्स को करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। कई तरह के इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं और उसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस तरह के और प्रस्ताव आने वाले दिनों में सरकार मंजूर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में जो संभावनाओं के द्वार हैं वो खुलेंगे, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है
उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर। हालांकि 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की ही रकम है जो रक्षा खरीदारी हो रही है, लेकिन बैक टू बैक अच्छी खबरें आई है डिफेंस को लेकर। और पिछले महीने भर की अगर आप चाल देखेंगे तो चाहे शिपिंग रिलेटेड डिफेंस कंपनी हो या फिर डिफेंस के कंपोनेंट जो कंपनीज बनाती हैं, सभी कंपनीज में 10%, 20%, 30% तक की तेजी हमने देखी है। और सबसे ज्यादा उछाल रहा है वो रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर में, करीब करीब 28%, 30% के आसपास की पिछले एक महीने की अगर हम चाल देखें तो। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन एक काम करते हैं, अगर आपको ट्रेड करना हो तो नजर कहां होनी चाहिए? भारत फोर्ज तो खैर चल रहा, 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, बाकी शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे वैशाली जी, ट्रेड के लिहाज से कोई आप शेयर सुझाएंगे? देखिए, निवेश का जिसका नजरिया है उसका तो होगा, तमाम शेयर हैं और बहुत सारे लोग तो फंसे भी अभी होंगे। एक्चुअली आप देखेंगे तो हर एक डिफेंस स्टॉक में एक अच्छा सा एक रन अप आ चुका है। सो कंपेयर टू दैट मैं कैश में कहूंगी जेंटेक जो एक है वो एक अभी तक इतना मोमेंटम नहीं आया है। सो जेंटेक में एक खरीदारी का मौका बन सकता है। फिलहाल 1285 है और स्टॉप लॉस रहेगा 1180 और टारगेट रहेगा 1400 to 1450। बिकॉज बाकी आप देखेंगे फ्रंट लाइन में BEL, BHEL, HAL में भी एक अभी मोमेंटम है। तो ऑल ऑफ देम आर रन अप और काफी टाइम से बाय सिग्नल आ चुका है। तो आई थिंक ये एक स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, BEL में आप देखिए एक महीने में करीब 13% के आसपास का रिटर्न आया है। हमने 325 रुपए के भाव देखे थे BEL के, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, लेकिन फिर से मोमेंटम में है। 280-85 रुपए के आसपास के प्राइसेस होंगे BEL के। BEL पर एक व्यू लेते हैं, क्योंकि BEL निफ्टी का भी पार्ट है, अच्छे से हमने चलते हुए देखा है। एक राय इस पर आप ओशो दीजिए, BEL में क्या टारगेट्स लेके ट्रेड करें अगर किसी को खरीदना हो तो? सी ओवरऑल मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है काउंटर में, एंड ऑलमोस्ट 21% इस मंथ में ऑलरेडी कवर कर चुका है काउंटर। बट अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें, जो इसका पहला पड़ाव है, रेजिस्टेंस जो बोल सकते हैं, वो नियर अबाउट 300 के आसपास है। 298 से 300 का रेजिस्टेंस है, बिकॉज सेम हाई हमने फरवरी 1 को देखा था, जहां पे वहां से काउंटर में टर्न अराउंड हुआ था। तो 300 के ऊपर काउंटर निकलता है तो कन्विक्शन बाइंग की तरफ और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। बट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, तो थोड़ा 4 रुपए के लिए इंतजार करना चाहिए। इन केस अगर क्लोजिंग दिखाता है 300 के ऊपर, तो बिल्कुल बाई की सलाह BEL में बनते हुए दिखाई देगी। बाई की सलाह होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम निकुंज डामिया से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल वाले जो शेयर हैं उनको अच्छे लग रहे हैं। हॉस्पिटल वाली ये कंपनी मैक्स हेल्थ है, जहां पर हम लगातार लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं और अच्छी रफ्तार से चला। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में लगातार बैक टू बैक बाइंग हो रही है मैक्स हेल्थ के शेयर में। कुणाल, आप जरा चेक करके बताइए, मैक्स हेल्थ करीब 950 के आसपास ये रफ्तार दिखा रहा है और 1150 रुपए के आसपास का भाव है। कितना और चलेगा ये? आई थिंक अगर मैं चार्ट देखूं तो कल के सेशन में एक ब्रेकआउट आ चुका था, आज फॉलो अप आया है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है स्टॉक को हाई लेवल पे, वो 1180। तो 1180 तक के लेवल्स अभी भी ओपन है मैक्स हेल्थ में। कोई डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। ठीक है, तो आज हम हालांकि अभी 2.25 ही हुए हैं अभी तो लेकिन 400 पॉइंट के गेन को अगर मार्केट आज बचा के जाता है तो आज में 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी। और अगर 300 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर क्लोज करता है तो आज में 23,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। यहाँ तक शॉर्ट कवरिंग का पूरी मर्यादा ख़त्म हो गई। जैसे हमने आपसे सुबह बताया था कि निफ्टी शॉर्ट कवरिंग ख़त्म कर देगा 23,200 पे। 1 मिनट के लिए फ्यूचर वाली प्लेट आप दिखा सकते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। 1 मिनट के लिए ज़रा दिखाइएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पिछले 3 दिन से शॉर्ट्स हो रहे थे मार्केट्स के अंदर कवर, तो आज का चल रहा है सिचुएशन एक बार थोड़ा और आइडिया हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो वगैरह भी दिखाना, यार फटाफट से दिखाते जाओ। फ्यूचर वाली, ये वाली प्लेट नहीं जिसमें ओपन इंटरेस्ट वगैरह लिखा होता है, ठीक है ना। चलो मैं ही आपको यहीं से अभी तक बता देता हूँ जब वो प्लेट फायर होगी। आज माइनस करीब 2% के आसपास का अभी भी OI एडिशन घटा होगा। परसेंटेज में बता रहा हूँ, लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही है। शॉर्ट कवरिंग की बदौलत आज फिर से चला है मार्केट। तो शॉर्ट कवरिंग भी एक लिमिट तक ही शॉर्ट्स के होंगे ना सिस्टम में, जो कवर होने के लिए आएंगे। तो दोनों ही केसेस में शॉर्ट्स की कवरिंग जो हो रही है वो आज एग्जॉस्ट हो जाएगी, काफ़ी हद तक लग रहा है। और करीब 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी के। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ज़रा वो ना देखिए,
ये नहीं था, बट छोड़ दो, कोई बात नहीं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाओ आप एक बार ज़रा, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाइएगा, उसके अंदर आपको दिखेगा आज भी जो लॉन्ग और शॉर्ट की रेशियो है, यानी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा है और डबल से भी ज़्यादा है। ये 2 दिनों में डबल से भी ज़्यादा है। आज ये आप देखो डबल से भी ज़्यादा दिखेगी। एफ एंड वाले पार्ट को चेक करो खाली आप। तो पहला पॉइंट हो गया, एडवांस डिक्लाइन बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब एक आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, शॉर्ट कवरिंग चल रही है मार्केट के अंदर, जिससे मंदड़ीय सिस्टम से बाहर हुए हैं। उनकी एक मर्यादा है, कौन सी मर्यादा है सर? लेवल के हिसाब से 23,200 और करीब करीब 50,200 बैंक निफ्टी का, करीब करीब वो हमने पा लिए हैं लेवल। तो शॉर्ट कवरिंग का फेस आज डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीकली बेसिस के साथ ख़त्म हो जाएगा। कल से मार्केट को नए ब्रीदर चाहिए, इसलिए मैंने निकुंज डालमे से यही क्वेश्चन पूछा भी कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, विवेक कारवा से ज़रा पता कर लेते हैं, हमारे साथ हैं विवेक सर। लेवल्स, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, ये सब एक बार छोड़ दो आप अपने विवेक से बताइए कि आज जो भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है या लॉसेस थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं जो पोर्टफोलियो में, ये इसी स्पीड से कम होगा? ओके ठीक है, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी। तो एक बात, कुणाल शाह आप हैं, पहले एक बार जरा दिखा दो। कुणाल शाह बिल्कुल ठीक है ना, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? पहले कुणाल जी को दिखाओ। कुणाल जी नमस्ते, आवाज़ आ रही है आपको? यस यस, आ रही है। यस कुणाल भाई, अब मेरे को बताओ 23,200 के आगे की जर्नी कितनी स्ट्रांग है? एक साथ आएगी, रुक रुक के आएगी और कहाँ तक आएगी? आई थिंक पर्सनली मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमने लोअर लेवल से जो 900 पॉइंट की रैली देखी है 23,300 से लेकर 23,200 तक, यहाँ पे हमने पार्टिसिपेशन देखा है, बट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन नहीं आया है, वो है रिलायंस से और वो है आईटी में से। और हमने देखा है कि एफएमसीजी में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का मूव चालू हुआ है। सो ये सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया, और यहाँ पे इंडेक्स पे यहाँ पे वेटेज ज्यादा है ये सभी चीजों का। सो आई थिंक यहाँ पे जो हाई लेवल्स पे मैं निफ्टी के लिए देख रहा हूँ, वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो जो एक रेजिस्टेंस है वो है 23,467 का, जो कि वीकली 20 मूविंग एवरेज है निफ्टी का। सो मुझे लगता है यहाँ तक और भी तेजी बरकरार रहेगी। तो अराउंड द लेवल्स ऑफ से 400-500 के बीच में आई थिंक एक आइडल अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वहां पे आप एटलीस्ट जाके प्रॉफिट बुक करिए, या मार्केट वहां पे एटलीस्ट होल्ड कर सकता है और वापस हम लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट करेंगे और 22,800 23,000 के लेवल को वापस टेस्ट कर सकते हैं। सो करंट लेवल से और भी मुझे लगता है कि 200 पॉइंट की रैली बाकी है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस स्विंग आया है 50,600 का, वो टच होना अभी भी बाकी है। तो बैंक निफ्टी 50,120 चल रहा है, तो यहाँ पे और 400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी बाकी है। और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जो अभी आए हैं एचडीएफसी बैंक में, आई थिंक यहाँ पे ये एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और जो बैंक निफ्टी को और आगे पुश कर सकता है। सो ओवरऑल तेजी अभी भी है। कल का ट्रेडिंग सेशन ही होगा, अगर फ्राइडे है कल, अगर कल ही 200 पॉइंट और मार्केट खींच लेता है, हम गैप अप 100 पॉइंट खुल जाते हैं वापस कल के ट्रेडिंग सेशन में, सो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एटलीस्ट आप वीकेंड के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, फिर हम वापस एक नया ट्रेड मंडे को देखते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। जो आप भी आपको ट्रेड बता रहे हैं, वैसे कुछ कुछ हम भी सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत और चलेगा तो चलेगा। अब एक चीज़ का तय हो गया, हमने ना परसों एक वाइप चलाई थी, आपको याद है? 22,000 अब नहीं आएगा, 48,000 नहीं आएगा। उस समय ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे थे। देखो आज के लेवल्स देखने के बाद काफ़ी तसल्ली हुई है। अब हम 50,000 पे आ गए हैं, 48,000 हमने पीछे छोड़ दिया। खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव खबर आ जाए तो एक अलग बात है, 22,000 भी अब आने के चांसेस कम लगते हैं। आप तीनों मेहमानों में से शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस दिन आप नहीं थे जिस दिन मैं वाइप चला के परसों ही पता किया था। बट आई होप सो कि आप भी उसी तरह से वोट करते कि 22,000 अब नहीं आएगा, 48,000 अब बैंक निफ्टी वापस नहीं आएगा। अब ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड मेरे पास है, मैं अजीत मिश्रा को जोड़ लेता हूँ अपने साथ, ताकि आप एक बार जान पाएँ और उसका फिर हम आगे बढ़ेंगे। अजीत सर नमस्ते। 12 बजे के आप हमारे साथ शो में थे, तब भी आप कह रहे थे कि इंडेक्स थोड़ा बुलिश है, अभी भी जगह है उसके अंदर, निफ्टी में खासकर आप जगह बता रहे थे। सर अब आपका ट्रेड कौन सा है? निफ्टी तो आ रहा है ऊपर। शुक्रिया डिम्पी। देखिए यहाँ पे 23,100 के ऊपर 23,400 वाली जब हमने बात की,
उसके पास हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जिन सेक्टर्स में या जिन स्टॉक्स में मूव हो गई है विद इन द सेक्टर्स, जो सेकंड रैंकर्स हैं उनका बारी आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे टू व्हीलर स्पेस में से जैसे कि बजाज ऑटो ने अच्छी मूव दिखाई है, अब हीरो मोटो की बारी है मेरे हिसाब से, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन, और मुझे लगता है कि अब साइन ऑफ रिवर्सल्स, अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव बन सकता है। 3600 की जो कॉल करीब 50 से 53 के बीच में ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 35 के स्टॉप लॉस के साथ 90 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, डन, पॉइंट टेकन। हीरो मोटोकॉर्प आज बढ़िया चलने वाला शेयर बना। इसके एक पीयर कंपनी की भी लिस्टिंग होने वाली है। वैसे बाय द वे मैं आपको जल्दी बता दूंगी, इथर की एक लिस्टिंग होगी आगे चल के। 3600 का एक कॉल है स्ट्राइक, 53 रुपये में आप चाहें तो खरीद सकते हैं इसको। 90 रुपये का लक्ष्य है इसके अंदर, 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। रिस्क रॉट कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है, 1:2 की रेशो का बनता है। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तेजी के साथ निफ्टी अब 23,200 के आसपास कारोबार करता हुआ काफ़ी अच्छा दिन रहा है। इनफैक्ट दिन ही नहीं, पूरा हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन एक और स्टॉक पर नज़र डालेंगे जहां पर रिकॉर्ड स्टॉक ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट वो स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। याद रखें, मैनेजमेंट ने एनालिस्ट के साथ कुछ चर्चा की। उन्होंने 2030 तक का अपना रोड मैप रखा। ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी, और ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। अभिषेक, कौन से वो ट्रिगर्स है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते स्टॉक 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है? शीशा, देखिए, इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के जो सीईओ हैं वो हैं पीटर एल्बर्स, और उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी है। वो चाहते हैं कि इंडिगो को ग्लोबल एयरलाइन बनाया जाए, और उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। और जो 2030 की आप टारगेट की बात कर रहे हैं, जो योजनाएं तय की हैं, वो उसी दिशा में हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है इंडिगो के लिए, वो है करीब करीब 40 के आसपास। डोमेस्टिक जो डेस्टिनेशन है 90 के आसपास। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो भारत से ऑपरेट होने वाली इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उसमें मार्केट शेयर है इंडिगो का करीब करीब 20% के आसपास का। अब कंपनी की जो योजना है FY30 के लिए, उसको बढ़ा के करनी है वो 40% के आसपास का। ये उनका मोटा मोटी प्लान है। और हमने देखा कि कंपनी में जो कंपनी के शेयर में जो तेजी हो रही है वो लगातार हो रही है। अगर आप पिछले जनवरी के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में तकरीबन 30% के आसपास की तेजी हो गई है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो 60 से 65% के आसपास की रफ्तार आ चुकी है। और आज 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के आंकड़े को भी इंटरग्लोब एविएशन ने क्रॉस कर लिया है। यही नहीं, अब चूंकि 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो निफ्टी में करीब करीब 15-16 ऐसी कंपनी है जिनसे ज्यादा मार्केट कैप हो गया है इंटरग्लोब एविएशन का। और नुआमा ने एक अपनी रिसर्च निकाली है। नुआमा का यह कहना है कि सितंबर में ये एक मेजर कंटेंडर होगा निफ्टी में जगह पाने के लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ जो ट्रिगर आपको बता दें कि क्यों ये शेयर चल रहा है। आप ये देखिए कि जेफरीज ने खरीदारी के राय के साथ शेयर के लिए 5,700 रुपए का टारगेट दिया है। 4,000 रुपए के नीचे ये शेयर गया था, वहां से लगातार मोमेंटम दिखा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर है फिलहाल 65% के आसपास का। जनवरी में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी है। फरवरी के जो आंकड़े आएंगे, अनुमान यह है कि उसमें करीब 15 से 16% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिगो का पैसेंजर लोड फैक्टर भी है वो 95% के आसपास का है। बढ़िया सीजन चल रहा है। अभी महाकुंभ बीता है, उसके बाद होली की छुट्टियां, फिर उसके बाद ईद आ जाएगी, फिर गर्मियों की छुट्टियां, तो पैक्ट है। यहां से और चीजें बढ़ने वाली हैं। और ये अनुमान भी एक है कि 2030 तक भारत में जो हवाई यात्रियों की संख्या होगी वो बढ़ के हो जाएगी डबल। और बेनिफिशियरी कौन होगा? अब सबसे बड़ा प्लेयर अगर इंटरग्लोब एविएशन है, अकेले अगर 65% का मार्केट शेयर है तो इंटरग्लोब एविएशन को उसका फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। एक और चीज है कि आप देखिए कच्चा तेल एक रेंज में है, और कच्चे तेल के रेंज में होने से ATF यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की जो कीमतें हैं वो भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। ऑपरेशंस में टोटल कॉस्ट करीब करीब 40 से 50% का होता है एयरलाइंस में, तो ये एक बड़ा फैक्टर उनके लिए बन सकता है। नई एविएशन पॉलिसी भी नया एविएशन बिल आने वाला है, और माना जा रहा है कि उसमें जो लीज पर विमान देने वाली कंपनीज होती हैं उनको लेकर कुछ नियमों को रिलैक्स किया जा सकता है। पॉजिटिव होने की उम्मीद है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो इंडिगो को ड्राइव कर रहे हैं। और आज हम भाव इसका हमने देखा कि रिकॉर्ड 5,190 रुपए पर पहुंच गया, और बेहतरीन टाइम बीता है पिछले महीने भर में इंटरग्लोब एविएशन के शेयर के लिए। अशेषा।
बिल्कुल, काफ़ी अच्छी कंपनी की प्रेजेंटेशन रही जहां पर उन्होंने 2030 तक का रोड मैप रखा। ग्लोबली तो एक्सपेंशन प्लान्स है ही, लेकिन जैसे आपने बताया डोमेस्टिक मार्केट में भी 65% मार्केट शेयर है इंटरग्लोब एविएशन का, और वहां पर भी एक्सपेंशन प्लान्स है, कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स है, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। हमारे साथ अक्षय भागवत भी अब जुड़ चुके हैं। अक्षय, इंटरग्लोब एविएशन पर ही मैं आपकी राय लिखना चाहूँगी। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? इंटरग्लोब एविएशन का एक तरफा मूव रहा है, स्पेशली उसने जो स्विंग हाई ब्रीच करा था 5000 का, वो एक मोमेंटम पॉइंट था टेक्निकल प्राइस चार्ट पे, जिसके चलते आपको फर्दर अपसाइड मूव मिला। थोड़ा सा ओवरबॉट है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो हल्की सी जो है प्राइस गिरावट होने की एक्सपेक्टेशन है। वापस 54,970 ये आपके बाइंग के रीइनिशिएट करने के लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग के माध्यम से। कुल मिला के व्यू पॉजिटिव है। 5350 5400 तक ओवरऑल टारगेट पोटेंशियल है, और बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनानी है आपको विद स्टॉप लॉस ऑफ 4825। स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, इंटरग्लोब एविएशन पर हमने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही नजरिया आपके सामने रखा। लेकिन इस बीच पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। इंडियन ओवरसीज बैंक 2% गिरकर कारोबार करता हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स पे थी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। कुणाल, क्या राय होगी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर, स्पेशली इंडियन ओवरसीज बैंक? आई थिंक अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे रैली और भी बढ़नी चाहिए। जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स ने इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे मैं जो हाई लेवल देख रहा हूँ 6200 6300 के, यहाँ पे मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा वो है एसबीआई। एसबीआई में आप देखोगे टेक्निकली स्टॉक ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। हाई लेवल से 760 770 के जोन तक अपसाइड अभी भी बाकी है, तो यहाँ पे व्यू बुलिश है। दूसरा जो है वो है कैनरा बैंक। आई थिंक यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट हर्डल है 87 के आसपास, 87 का एक बार लेवल निकालेगा तो ये तेजी और भी बढ़ती जाएगी, जो स्टॉक को 89-90 के लेवल तक भी लेके जा सकती है। सो यहाँ पे व्यू, ये दोनों स्टॉक पे व्यू बुलिश है। जहाँ तक इंडियन ओवरसीज बैंक की बात है, ये हायर लेवल पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, अपने 20 DMA को सरपास नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है बाउंस पे। सो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच की सलाह रखूंगा। अगर स्टॉक 45 का लेवल वापस निकालता है तो आप लॉन्ग करिए, तब तक अभी कोई फिलहाल व्यू नहीं। केनरा बैंक के लिए भी 2-3 रुपए ऊपर के स्तर बताएं कि अच्छा उसके ऊपर निकल जाए तो आपको उसमें एंट्री करनी है। आईओबी भी अगर 45 के ऊपर अगर आपको फिर मिलता है तो फिर जाके आपको इस पर बुलिश होना है। एक और कंपनी के बारे में जरा चर्चा करेंगे, और वो कंपनी है ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, तब से विवादों के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि विवाद बैक टू बैक इसमें आए हैं। 150 रुपये के ऊपर के भी हमने भाव देखे ओला इलेक्ट्रिक में, और फिर 50 रुपये के नीचे के भी भाव देखे, और एक मतलब कितना 6-7 महीने मुश्किल हुए होंगे इसके लिस्टिंग को लेकर। एक और दिक्कत आ रही है, वो ये कि सेल्स रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी को लेकर सरकार फिर से स्पष्टीकरण कंपनी से मांग सकती है। आज भी हम प्रेशर शेयर में देख रहे हैं। अब नई मुश्किल क्या है कंपनी के लिए, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिटेल के साथ। समीर, लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है ओला के लिए, इस बार बताइए अब क्या नई मुश्किल क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। सूत्रों की माने तो जो ताजा डेवलपमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ओला इलेक्ट्रिक को एक दूसरा लेटर लिखने की तैयारी कर रही है। संभवतः अगले हफ्ते ये चिट्ठी ओला इलेक्ट्रिक को हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से भेजी जा सकती है। ये एक तरीके का रिमाइंडर लेटर होगा, चूंकि सरकार ओला इलेक्ट्रिक से जवाब मांग रही है कि जो रिपोर्ट है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने जो गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेची हैं और जो वाहन पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हैं गाड़ियां, उनमें गैप है। ये दोनों ही आंकड़े मैच नहीं करते हैं, और ये गैप अच्छा खासा है, जिसको लेकर के सूत्र ये बता रहे हैं कि पहली चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से 11 मार्च को लिखी गई थी ओला इलेक्ट्रिक को, जिसका जवाब मांगा गया था, और अब तक वो जवाब नहीं आया है। सूत्रों की माने तो तकरीबन 2 हफ्ते या यूं के 14-15 दिन का समय ओला इलेक्ट्रिक को दिया जाएगा, और ये इंतजार किया जाएगा कि वो क्या जवाब देते हैं। हालांकि अगर ये जवाब नहीं आता है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, तो संभवतः एक दूसरी चिट्ठी सरकार की तरफ से या इस नोडल मंत्रालय की तरफ से जाएगी, और वो जवाब मांगेगी कि ये जो
ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वाहन पोर्टल पे वो क्या है, और अगर गैप है तो उसकी वजह क्या है। आपको बता दें कि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा किया है कि ये दोनों ही आंकड़े मैच नहीं करते हैं। मसलन फरवरी महीने के अगर आप आंकड़े देखें तो ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स नंबर है वो 20,000 के पास तकरीबन 25,000 गाड़ियां बेचने का दावा किया गया है, जबकि वाहन पोर्टल पे महज 8,500 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, 10,000 से भी कम। तो गैप बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब तमाम राज्य वो ओला इलेक्ट्रिक के डीलरशिप और वो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। 19 मार्च को महाराष्ट्र आरटीओ ने ओला इलेक्ट्रिक के जो डीलरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, कुछ खामियां पाई गई। ठीक इसी तरीके से पंजाब में भी एक्शन लिया गया जहां पर 10-11 स्टोर्स भी बंद हो गए। मध्य प्रदेश में भी यही इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त तमाम सवालों में घिरता जा रहा है, उसको जवाब देने हैं। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक सरकार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने की स्कीम है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसका बेनिफिशियरी है, इसका लाभार्थी है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो एक और नई मुश्किल है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। देखिए, जब लिस्टिंग हुई थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी। 150 रुपये के ऊपर ये धनाधन रफ्तार दिखाते हुए गया था। उसके बाद हम कभी कंज्यूमर की तरफ से शिकायत, तो कभी छटनी की प्रॉब्लम, कभी एक साथ धूम धड़ाके के साथ नए स्टोर खोलने की खबरें खूब आई ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। लेकिन यह है कि हाँ, अब जो निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है। मतलब 1/3 वेल्थ रह गई जहां पर ये लिस्टिंग थी। और कितना हुआ, ये 6 से 7 महीने के बीच में सारी चीजें हुई हैं। अक्षय जी, ओला इलेक्ट्रिक, आप इस पर राय दे पाएंगे? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप शेयर का यहां से? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए टेक्निकली तो ट्रेंड डाउन है ओला इलेक्ट्रिक का। बस जो 2 दिन पहले हल्की सी राहत की रैली मिली थी 47 से लेके 50, वो छोड़ के अगर आप पूरा उसका जर्नी देखें तो पूरा नेगेटिव ही चल रहा है। और अभी तक टेक्निकली तो कोई ठोस सबूत मुझे मिल नहीं पा रहा है कि एक बॉटम या सपोर्ट बन चुका है। बस ओवरसोल्ड है, वही एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो कुल मिला के बाइंग करने की राय मैं नहीं रखूंगा। 55-57 जोन एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और अभी तक कोई बॉटम आउट होने के संकेत मुझे चार्ट पे दिख नहीं पा रहे। अब एक लेवल पे पहुंचने के बाद थोड़ा रुक सा भी गया है और रुकना भी चाहिए क्योंकि 23,200 के आसपास आके एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट कवरिंग पूरी कंप्लीट हो रही है। आपकी स्क्रीन पर फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं। प्रीमियम सुबह तक, आई रिपीट, प्रीमियम सुबह तक करीब 40 से 45 पॉइंट का था। अब प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट का रह गया। ये क्यों कम हो रहा है? इसकी वजह कम होने की सिर्फ यही है क्योंकि अब इच्छा शक्ति शॉर्ट्स की कवरिंग की कम होती जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेम बैंक निफ्टी का भी दिखाओ, बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग आ रही होगी और ये भी करीब 2% है। ऑलरेडी इसका जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे वैल्यू में लिखा होता है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में बता देता हूँ, वो करीब 1 लाख से कम है। ठीक है जी, यहाँ पे भी देखो शॉर्ट कवरिंग है। और सुबह इसका प्रीमियम करीब 80 पॉइंट का था, 70 से 75-80 पॉइंट का, वो घटकर सिर्फ 50 पॉइंट का रह गया। तो यहाँ पर आके एक छोटा सा क्लोजिंग हम देख रहे हैं या फिर एक शॉर्ट कवरिंग का एग्जॉशन देख रहे हैं कि अब हम एग्जॉस्ट होंगे शॉर्ट कवरिंग के साथ। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि बाजार नीचे जाएगा, मैंने ये कहा कि शॉर्ट कवरिंग एग्जॉस्ट हो रही है। कल कोई बड़ी बात नहीं है कि कल लॉन्ग बनने लग जाए सिस्टम में। तो आप ये चेक करके रखना, ये माइनस नहीं आना चाहिए। अब चेंज इन OI ये काफ़ी हट गया है और इसके 4 दिन से घटने से पोजीशंस काफ़ी लाइट हुई हैं शॉर्ट्स की। ठीक है ना, अब जिस पे राइड करके आए हो वो फ्यूल अब ख़त्म हो रहा है। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स हैं जो हम पता करते हैं। उससे पहले एक खबर भी आपको देनी ज़रूरी है जो आपके और मेरे किचन से इनफैक्ट जुड़ी हुई है। घरेलू LPG सिलेंडर्स की बिक्री से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से संपर्क में है। सूत्रों के पास कुछ जानकारी मिली है प्रकाश प्रियदर्शी को, आइए वो साझा करवाते हैं। प्रकाश जी बताएं जरा, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को जो LPG की बिक्री पर घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क कर सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा हुई है वर्ल्ड मिनिस्ट्री और वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। जो मौजूदा हालात है उसकी समीक्षा की गई है और इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस मसले पर अप्रोच किया जाए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात की उम्मीद थी कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया वित्त वर्ष
2025 के लिए उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अतिरिक्त एलोकेशन वित्त मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नहीं किया। लिहाजा इस मसले पर एक बार फिर से बैठक हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिर से वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क करेगा। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है एलपीजी के ऊपर प्रति सिलेंडर 250 रुपये के करीब पहुंच गया है हायर डिमांड की वजह से, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस वक्त कोई नुकसान नहीं बल्कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में कम हुई हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से एलपीजी के ऊपर जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया था और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से करीब 35,000 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की थी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख रहा है, और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं हो रही है, कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे वित्त मंत्रालय इसको इस्तेमाल कर सकता है कि जो घाटे की भरपाई है कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इधर से रिकवर कर लें। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जितने लॉसेस हैं उसकी भरपाई इस तरीके से होना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना होगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से कॉम्पनसेशन के लिए संपर्क कर सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। अब जरा बीपीसीएल एचपीसीएल को चेक करवा लें सिस्टम में। अक्षय प्रभागवत, आप जरा टेक्निकली चेक कर लो बीपीसीएल और एचपीसीएल को। हिंद पेट्रो के नाम से डालोगे तब आएगा। जी जी। तो पहले बीपीसीएल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 260-270 का एक हल्का सा एक रेंज हुआ करता था 7-8 दिन का। आज डे ट्रेडिंग में उसको ब्रेकआउट करा है, तो मोमेंटम अपटिक देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रहा है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक पॉजिटिव अपमूव आपको 280 या 290 मैक्स वहां तक आने वाले दिनों में दिख सकता है। 260 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपको एक स्टॉप लॉस बनाना है अगर आप इसे बाय कर रहे हो तो। हिंद पेट्रो की बात करें तो बीपीसीएल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। हिंद पेट्रो अपनी ब्रेकआउट की अटेम्प्ट कर रहा है, रेंज ब्रेकआउट की। रेंज का अपर एंड है करीबन 345, और जिस तरीके का सेटअप है, वॉल्यूम्स और डिलीवरी एक्शन बन रहा है, पूरी यकीन है कि ये ब्रेकआउट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते 360 तक एचपीसीएल चल सकता है। 320 का इसका सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस बनाना है। का स्टॉप लॉस एचपीसीएल को लेकर अक्षय जी का ये व्यू। एक बार जरा कुणाल जी आपसे व्यू चाहिए एचडीएफसी बैंक के शेयर पर। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, आज को अगर मिला के तो करीब 60 रुपए जोड़े हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर ने। 1760-65 रुपए के आसपास के प्राइसेस होंगे। एचडीएफसी बैंक थोड़ी से बाकी बैंकों के मुकाबले अगर हम तुलना करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, उनके मुकाबले हाल फिलहाल रफ्तार थोड़ी सी कम रही है। यहाँ से आप किस तरह की पोजीशन लेने की सलाह देंगे एचडीएफसी बैंक में, और क्या टारगेट्स होंगे आपके? आई थिंक जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में बात की थी कि बैंक निफ्टी में अभी भी अपसाइड बाकी है। हमने पार्टिसिपेशन देखा था आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक से, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई दी, बट एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट जैसे कि हमने कहा कि बैंक निफ्टी में और भी अपसाइड बाकी है। 50,600 जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई है, उसको टेस्ट करने बैंक निफ्टी आएगा, और यहाँ से अगर 500 पॉइंट बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक है जो पार्टिसिपेट करेगा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। बैंक निफ्टी में आज एक जो हर्डल था बैंक निफ्टी के लिए 1755 के जोन के आसपास, वो आज हमने सरपास कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो ये पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी और भी बरकरार रहेगी। एचडीएफसी बैंक के जो हाई लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1800 के, जहाँ पे कॉल राइटर्स भी एक्टिव है, और 1800 एक रेजिस्टेंस भी रहा है, जो आप देखोगे कि वहीं से फॉल चालू हुआ था एचडीएफसी बैंक का। सो 1800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है वहां तक ये रैली कंटिन्यू है। इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एचडीएफसी बैंक पर, इन लेवल्स पर आपको अपनी नजर रखनी होगी। लेकिन केवल 7-8 मिनट बचे हैं आज के ट्रेड को खत्म होने में। उसके पहले बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ले लेते हैं। अक्षय, सबसे पहले आप बताएं कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे आप? जी, तो 2 ट्रेड्स का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले रिलायंस मेरे हिसाब से इंडेक्स मैनेजमेंट का काम करेगा।
कल काफी शांत था, बट आज अगर आप देखें तो एक 6 से 7 दिन का ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो BTST करें या आप 2-3 दिन के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। कुल मिला के 1297 और 1310 ये टारगेट का मेरा एक्सपेक्टेशन है। ट्रेड में आपको 1247 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा कैंडिडेट बाइंग की तरफ रहेगा बिरला सॉफ्ट, जो काफी पिटा हुआ स्टॉक है, IT क्षेत्र से है, 3% अप है, काफी ओवरसोल्ड है। तो इसमें एक अच्छा सपोर्ट 380 390 के बनने के बाद रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है। तो रिकवरी के अटेम्प्ट में 424 और 431 ये दो टारगेट आपको जल्दी दिख सकता है। इसमें आपको 392 का स्टॉप बनाना है। तो रिलायंस और बिरला सॉफ्ट ये दो मेरे बाइंग की तरफ रिकमेंडेशंस रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बिरला सॉफ्ट दोनों पर BTST ट्रेड आता हुआ अक्षय की तरफ से। कुणाल, आपके कौन से ट्रेड्स होंगे आज? आई थिंक जो पहला ट्रेड रहेगा वो ऑयल एंड गैस के स्पेस में से रहेगा। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। तो BPCL पे एक बुलिश ट्रेड की सलाह रहेगी। 272 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है वो है 265 का, और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 280 और 284 के। सो BPCL पहला ट्रेड रहेगा जो बाय साइड पे रहेगा। सेकंड है FMCG पैक। आई थिंक FMCG पैक काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हम पूरे सेक्टर में देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फॉलो अप मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। सो यहाँ पे बुलिश राय रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। स्ट्रांग ब्रेकआउट है, अपने 20 DMA को आज ब्रेकआउट दिया है। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे वो है 2190 का, और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 2270 जो उसका स्विंग है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 2300 के लेवल्स भी आ सकते हैं। 270 और 2300 तक के टारगेट HUL के लिए। कुणाल जी, रिलायंस को भी प्लस कर लें क्या, क्योंकि डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग देने जा रहा है शेयर, ये ठीक ठाक तेजी है 0.2%। आई थिंक डेफिनेटली, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में अगेन वापस बात की थी कि जो मार्केट में अभी रैली आई है वहां पर पार्टिसिपेशन जो नहीं आया है वो है रिलायंस और IT में से आए। तो आई थिंक जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव चलते रहेगा वो जो और 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का अपसाइड बाकी है वो रिलायंस और IT से ही हमें कवर मिलेगा। सो रिलायंस ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। दो टारगेट्स रहेंगे रिलायंस के लिए, फर्स्ट है 1290 का और सेकंड है 1320 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप रिलायंस को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस को भी आप जोड़ सकते हैं। पावर में जरा टोरेंट पावर के बारे में राय दीजिए अक्षय जी। अच्छी तेजी हमने कल भी देखी और पावर वाले जो शेयर्स हैं वो मोमेंटम दिखा रहे हैं। टोरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको, क्या इसमें BTST करें? BTST कर सकते हैं। आप 1500 या 15.5 ये मोमेंटम बेस्ड टारगेट बना के चल सकते हैं ओपनिंग गेन्स के लिए। बाकी पोजिशनली अगर आपको बाय करके होल्ड करना है तो थोड़ा सा डिप का अगर मिलता है सिनारियो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। कुल मिला के ओवरऑल सेटअप 1550 और 1600 तक जाने के टारगेट्स दे रहा है। को लेकर ये व्यू अक्षय जी, BSE में अब कोई नया ट्रेड नहीं चाहिए, कोई BTST भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे ये जानना है कि जिन्होंने मान लीजिए लॉन्ग किया है 4000 रुपए के भाव के आसपास, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करें या फिर प्रॉफिट टेकिंग करते रहें? इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना बेटर रहेगा। BSE ने अपना एक ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन कुछ दिनों पहले दिखाया था, वो एक बेरिश शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट था। रीअटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकडाउन एरिया जो करीबन 4800 के आसपास है। तो 4600 से 4800 ये जोन में थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी वापस आएगा, BSE में सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो 4600 के आसपास आपको एक बार मुनाफा बांध लेना है, या अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो एग्जिट के लिए देखना है। ठीक है, 2-2.5 मिनट रह गए, आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ज़रा फटाफट से मैं आपके सामने लेवल्स वगैरह सब कुछ क्लियर करते चलते हैं और हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार और उम्मीद के मुताबिक। हालांकि मेरे को नहीं लगता था कि आज में 23,200 भी आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 23,000 के ऊपर भी क्लोज कर जाएंगे, तो शुक्रवार होते होते 23,200 आएगा, लेकिन वन डे बिफोर 23,200 के दर्शन आज हमने कर लिए। और बैंक निफ्टी पे 400 पॉइंट की बढ़त के साथ 50,000 का लेवल भी दिख गया। कल हमने 48,800 के आसपास क्लोज किया था, 48,700 था क्लोजिंग एग्जैक्टली, और हमने आज 300 पॉइंट 350 पॉइंट और जोड़े बैंक निफ्टी में। दोनों का अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग 4 दिन से चल रही है और शॉर्ट कवरिंग का अपना एक फ्यूल होता है जो ख़त्म ज़रूर होगा। तो मेरे को लग रहा है कल से मार्केट एक नए मूड में चलेगा। अगर लॉन्ग पोजीशंस बननी है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि अब हम और नए लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती है तो थोड़ा साइडवेज होएगा, अब बाज़ार नीचे नहीं जाएगा। 22,800
मार्केट ने अपना रेंज को, अपने काम करने के तरीके को बदला है। हमने आपको ये बात भी बताई थी कि 49,800 एक बार आ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी बाइंग और डिप्स हो जाएगा। अब आप देखो, ना ही आपको पूछने में, ना ही गेस्ट को बताने में, ना ही आपको सुनने में कुछ तकलीफ हो रही है। तीनों का फील गुड फैक्टर वापस आया। कैसे आया? क्या सबने उतना ही माल ले रखा था सेम? नहीं, बट सबका अलग अलग माल भी होगा ना, या नहीं भी ले रखा होगा, तब भी फील गुड मार्केट के अंदर लेवल्स को देख के आ रहा है और उसकी कन्विक्शन को देख के आ रहा है। ये कन्विक्शन 22,800 और 48,000 या 49,800 से आई है। तो खैर एनी हाउ, आज की जरा क्लोजिंग वाले शेयर्स देख लेते हैं, कहाँ पे गेनर्स बने, कौन कौन से शेयर्स आज बढ़िया से चले हैं। एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप नोटिस करते जाइएगा। पहले जरा निफ्टी के शेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी के कंट्रीब्यूशन वाले शेयर्स। HDFC बैंक की क्लोजिंग आज ठीक है, 1% है। रिलायंस की क्लोजिंग आज ठीक है, करीब करीब 1% के आसपास, ये भी आज बंद होने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर आप गेनर्स की सूची में और चेक कर रहे हैं तो आज टॉप गेनर्स में तो भारत फोर्ज का दिन आज काफ़ी अच्छा रहा। फिनिक्स मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ये आज बढ़िया बंद हुए हैं। आज हिंद कॉपर जो कैफेड बैन में है, ये भी आज बढ़िया बंद हुआ है। टाइटन की क्लोजिंग आज ठीक है। लूजर्स दिन किसके लिए ख़राब था? तार वाली कंपनीज का, KI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, दोनों आज, KI तो करीब 12% टूटा और पॉलीकैब करीब 6%। हेवल्स थोड़ा और कम टूटा, तो बट ये टूटे सारे ही हैं, ठीक है, 3% के आसपास। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कराई थी, आज गुम हो गई। ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंट जैसे शेयर्स थोड़ा आज वापस से टूटे हैं। आज वोल्टास के अंदर भी गिरावट मार्केट्स के अंदर हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर मैं मिड कैप कैटेगरी में चला जाऊं तो वहाँ पे जो टॉप गेनर्स बने हैं, अगर वहाँ पे आप वो सूची चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको फिनिक्स मिल्स बढ़िया दिखेगा, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, गुजरात फ्लोरो जैसी कुछ एक कंपनीज हैं। अक्षय पी भागवत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को, आशीषा को और साथ ही अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही।